Hello dear students and learner, welcome to Civil Centric and my name is मोहम्मद शहनवाज अहमद। तो देखिए, आज हम लोग अपने लेक्चर में इस बात पर फोकस करेंगे कि अब तक मैंने आपको जो विस्कोसिटी पढ़ाया, तो सवाल ये होगा कि विस्कोसिटी पढ़ने के पीछे ज़रूरत क्या पड़ी है, ठीक है, और उसको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, उसको देखेंगे, ठीक है। और यहीं से आपको ये भी पता चलेगा कि विस्कोसिटी पढ़ने से कितने टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी कभी मेरे पास दो सरफेस है, सपोज दैट अगर मान लीजिए कि मेरे पास आपको दो सरफेस है, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट है, और उसमें से सपोज दैट मैंने क्या किया कि टू पैरेलल प्लेट्स में मैंने एक प्लेट को क्या कर दिया, सपोज दैट फिक्स कर दिया है, ठीक है, और एक प्लेट को अगर मैंने फ्री टू मूव छोड़ा है, ये मेरा क्या है, फ्री टू मूव, अगर मैंने फ्री टू मूव छोड़ा है और इसको एक सर्टेन वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या किया है, मूव करने दिया है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है, सपोज दैट वो गैप जो है वो है आपको t थिकनेस की गैप है, जिसके इस थिकनेस में हमने क्या किया है, कोई लुब्रिकेंट फिल कर दिया है, ठीक है, कोई लुब्रिकेंट फिल कर दिया है सपोज दैट, और उस लुब्रिकेंट की जो विस्कोसिटी है वो सपोज दैट हम मान के चल रहे हैं कि म्यू है। तो देखो क्या होगा कि ये लुब्रिकेंट जो है वो बॉटम सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और वो बॉटम सरफेस के साथ क्या बनाएगा, तो बॉटम सरफेस के साथ नो स्लिप कंडीशन को फॉलो करेगा, नो स्लिप कंडीशन। लेकिन यही फ्लूइड टॉप सरफेस के साथ भी तो कांटेक्ट में होगा, तो वो यहां भी नो स्लिप को फॉलो करेगा, बट यहां पर इस टॉप लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो टॉप लेयर जिस लुब्रिकेंट के साथ कांटेक्ट में है उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वहां भी जीरो होगी और यहां भी जीरो होगी। बॉटम वाला फिक्स है, ऊपर वाला मूव कर रहा है, तो होगा क्या कि जब ये ऊपर वाला प्लेट मूव करेगा, बॉटम वाला फिक्स है, ये अपने बगल वाले को रोकेगा, वो अपने बगल वाले को रोकेगा, वो अपने बगल वाले को रोकेगा, तो आपको यहां पर लुब्रिकेंट की वजह से एक तरीके का क्या ड्रैग फोर्स आएगा, ठीक है। और वो ड्रैग फोर्स कहो या विस्कस फोर्स कहो, तो सबसे पहली चीज जो आपको पूछी जाएगी कि आप शियर फोर्स निकालो, ड्रैग फोर्स निकालो या विस्कस फोर्स निकालो ड्यू टू लुब्रिकेंट, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हम सब लोगों को पता है कि शियर स्ट्रेस निकालना है इस लुब्रिकेंट की वजह से, तो हम लोगों को वो पता है वो कितना होता है, म्यू du बाई dy होता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जब भी अभी आपको दो पैरेलल प्लेट का केस दिया जा रहा है, तो पैरेलल प्लेट में आपको देखिए सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन ध्यान से देखिए पहला केस क्या है, एक प्लेट फिक्स है और एक प्लेट क्या है, मूविंग है। अगर एक प्लेट फिक्स है और एक प्लेट मूविंग है तो उस केस में जो ये du है ये है आपका रिलेटिव वेलोसिटी, और ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, देखो बॉटम प्लेट क्या है, फिक्स है, टॉप मूविंग है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो मिलेगा वो वही मिलेगा जो टॉप प्लेट की वेलोसिटी होगी, पहला कंडीशन, ठीक है। गैप दोनों के बीच का आपको पता ही है, dy, जो कि इसको आप क्या कह सकते हो, t मीटर, ठीक है, और आपको म्यू दिया हुआ है, डेट इज कि इस केस में शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, म्यू du बाई dy की जगह पे हम लिखेंगे v बाई टी, ठीक है। शियर स्ट्रेस आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जैसे ही शियर स्ट्रेस आप निकाल लेंगे, आपको पता है कि शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, शियर फोर्स कहो, ड्रैग फोर्स कहो, विस्कस फोर्स करो, डिवाइडेड बाय कॉन्टैक्टेड एरिया। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ड्रैग फोर्स कहो या फिर शियर फोर्स कहो, दोनों को फाइंड आउट कर सकते हो, वो होगा शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। और एरिया कौन सा लेना है, वो एरिया जो लुब्रिकेंट के साथ टच में होगा, ठीक है। प्लेट का वो एरिया केवल लेना जितने में लुब्रिकेंट फिल्ड है, ठीक है। जहां लुब्रिकेंट नहीं है उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो आप सबसे पहला काम ये कर सकते हो कि ये निकाल सकते हो, ठीक है।
अब इसी चीज में देखो, मान लो ये पहला केस था, एक प्लेट मूविंग था, एक प्लेट क्या था, फिक्स्ड था। सपोज दैट मैंने आपको क्या कहा कि बोथ प्लेट्स आर मूविंग, ये भी तो हो सकता है। अगर हम केस 2 देखें, क्योंकि देखो अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कितने टाइप के केसेस हो सकते हैं, क्लियर है। तो पहला टाइप ये था। दूसरा टाइप क्या था कि दोनों प्लेट जो है, दोनों पैरेलल प्लेट है, both are parallel plates and both are moving with a different velocity v1 v2। और देखिए दोनों का जो मोशन है प्लेट का वो क्या है, अभी भी थिकनेस सपोज दैट t है, इसके बीच में हमने कोई लुब्रिकेंट फील्ड किया है और वो लुब्रिकेंट जो है उसकी विस्कोसिटी सपोज दैट हम मान के चल रहे हैं कितनी है, म्यू है। और अभी दोनों जो है वो दोनों मूविंग है और इन द सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर आपको मोशन इज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उस केस में आपको देखिए ध्यान क्या रखना है, बस ये कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो कैसे निकालना है। तो अगर सेम डायरेक्शन में मोशन है तो दोनों में सपोज दैट v1 इज ग्रेटर देन v2, तो बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे आप, घटा देंगे, यही आपको du का वैल्यू दे देगा। और dy कितना होगा, वो होगा t। तो du बाई dy की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी v1 माइनस v2 अपॉन t, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखिए पहला कंडीशन मैंने बताया कि दोनों प्लेट में से एक प्लेट फिक्स है, एक मूविंग है, तो उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। जो प्लेट मूविंग है उसी की वेलोसिटी मेरी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। और शियर स्ट्रेस निकालना था, आप निकाल लेंगे शियर स्ट्रेस म्यू डी बाई डी वाई, ठीक है। और अगर ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स निकालना है या फिर आपको शियर फोर्स निकालना है तो वो भी आप निकाल लेंगे, वो होगा शियर स्ट्रेस इनटू वो एरिया जो एरिया उसके कांटेक्ट में है। अब वो प्लेट जो है रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपको डायमेंशन दिया जाएगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के लिए डायमेंशन दिया जाएगा, जैसा भी होगा डायमेंशन दिया होगा, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। तीसरा केस सुनो, अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही चीजें, देखो ये इसलिए बता रहे हैं कि जिस बच्चे को ये पता करना आ गया शियर स्ट्रेस, आगे की जितनी चीज हम बताएंगे सब निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये होगा कि हो सकता है केस थर्ड कि बोथ प्लेट आर मूविंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक प्लेट उधर मूव कर रहा था तो एक प्लेट इधर मूव कर रहा था, ठीक है। ये v1 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा था और ये v2 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा था, है कि नहीं। तो बेसिकली हो सकता है मेरे पास कितना कंडीशन हो, पैरेलल प्लेट का अगर कंडीशन देखा जाए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक्चुअली ये क्यों निकाला जा रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर मूव कर रहा है तो लुब्रिकेंट भर रहे हैं ताकि हम लोग वियर एंड टियर कम हो, लेकिन वो लुब्रिकेंट जो है उस प्लेट के मोशन को कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स, बिकॉज ऑफ ड्रैग फोर्स। तो अब उससे क्या होगा कि पहली चीज तो ठीक है कि एक तो उसके मोशन में रुकावट आएगा, तो आप जितना फोर्स उस पर लगा रहे होंगे उस फोर्स में कुछ लॉस हो रहा होगा, और उस फोर्स में जितना फोर्स लॉस हो रहा होगा दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। और जब ये फोर्स उसके मोशन को रोक रहा है तो कहीं ना कहीं आप जितना पावर लगा रहे हो उस पावर में भी क्या होगा, लॉस होगा। आप दोगे 100 वॉट का पावर, लेकिन एक्चुअली जो मोशन होगा वो केवल 95 वॉट से होगा, ठीक है। तो ये जो 5 वॉट है वो लॉस इन क्या है, वो लॉस इन पावर है बिकॉज ऑफ लुब्रिकेशन। तो वो लॉस इन पावर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो वो तक हम लोग पहुंचेंगे, पहले ये कंडीशन बता रहे, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन ये कि दोनों मूविंग है, फिर से दोनों के बीच में जो हम लोगों ने भरा है वो लुब्रिकेंट वो टी थिकनेस के लिए भरा गया है, इसकी विस्कोसिटी म्यू है, सब कुछ वही है। जब ऐसा कंडीशन दे दिया जाए कि डिफरेंट डायरेक्शन में आपको क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन ना कह के आप कहो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों प्लेट का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब जो रिलेटिव वेलोसिटी
बाई दोनों के बीच का गैप, और गैप कितना है, तो गैप वही t, ठीक है। तो ये जो मिलेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी देखना, वो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन t। जैसे ही तुमने ये निकालना सीख लिया, आप क्या करोगे, शियर स्ट्रेस निकालना सीख जाओगे। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू, और du बाई dy तो आप फाइंड कर ही लिए हो। आप ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स निकाल सकते हो, जो कि क्या होगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। कौन सा एरिया, केवल उतना ही एरिया लेंगे जितने एरिया में आपका लुब्रिकेंट क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। इसके अलावा ये चीज अगर आप लोग निकालना सीख गए तो अगला काम क्या होगा, बताया आपको मैंने। पैरेलल प्लेट में लॉस इन पावर किसकी वजह से, लॉस इन पावर ड्यू टू लुब्रिकेशन, ड्यू टू लुब्रिकेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लुब्रिकेशन के कारण आपको लॉस इन पावर अगर फाइंड आउट करना है, तो देखो पैरेलल प्लेट का केस है, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो पावर जो होता है वो बेसिकली क्या है, वो है आपका वॉट, ठीक है। और पावर को आप क्या कह सकते हो, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो देखो अगर पावर बराबर हम लोग बात करें तो क्या हम पावर को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ड्रैग फोर्स इनटू वेलोसिटी, या सिंपल अभी तो हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम ये कहें कि फोर्स इनटू वेलोसिटी करते हैं। ध्यान से देखो, फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर क्या होता है जूल, और नीचे आया सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट। तो क्या समझ में आया कि पावर बराबर आप फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लॉस इन पावर निकालना होगा, आप क्या करेंगे, ड्रैग फोर्स निकालना अभी सिखाया आपको, वो निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई मारेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लॉस इन पावर आपको ड्यू टू लुब्रिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी पैरेलल प्लेट का केस दिया जाए आपको यही काम करना है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल फंडा है, आपको सिंपल फंडे में ये हो गया। अब मान लो कोई जरूरी तो था नहीं कि आपको पैरेलल प्लेट ही दिया जाए। सपोज दैट मैंने आपको दिया कि आपके पास क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, सपोज दैट, ठीक है। और इस इंक्लाइंड सरफेस पर एक बॉक्स है, ठीक है। सपोज दैट क्यूबिकल बॉक्स ले लो, क्यूबॉइड ले लो, जैसा भी लेना हो आप ले लो। जिस बॉक्स का जो वेट है वो वेट ऑफ mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और ये थीटा डिग्री से क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या है, थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो आपसे अगर मान लीजिए ये पूछा गया, आपसे ये बोला गया कि देखिए इसके बीच में जो लुब्रिकेंट है वो यहां फील्ड है, ठीक है। तो ये जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है, T, और जो लुब्रिकेंट भरा गया है उस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी कितनी है, म्यू, ठीक है। अब देखो जब mg यहां पर इधर एक्ट कर रहा है तो इस mg की वजह से, अब देखिए अगर यहां थीटा है, ठीक है, तो यहां पर आपको कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री, है ना। यहां पर आपको कितना डिग्री मिलेगा, बेसिकली 90 माइनस थीटा। और अगर हम इस mg को ड्रॉ करें तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अब आप देखो ध्यान से, यहां पर जो एंगल होगा ये होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, ये एंगल भी आपको आएगा थीटा, ठीक है। ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा डिग्री का होगा। तो अब आप देखो
अगर ये एंगल आपको थीटा डिग्री दिया गया है आपको, तो सिंपल आप देखो इसको बना सकते हो। इधर साइड जो कंपोनेंट आएगा वो mg क्या होगा, cos थीटा, और इधर साइड जो कंपोनेंट आएगा वो होगा mg sin थीटा। यानी कि वेट का वो कंपोनेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको खींच रहा होगा वो होगा mg sin थीटा, और इसी की वजह से ये बॉडी जो है वो v मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ क्या करेगी, स्लाइड करेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप थीटा डिग्री मान के चल रहे हो तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां भी एंगल कितना मिलेगा मेरे को, एंगल आएगा थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप देखिए सिंपल सा फंडा है हम लोगों का। तो हम लोग mg sin थीटा इस डायरेक्शन में मिल रहा है और इसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है सपोज दैट v मीटर पर सेकंड आ रही है। तो अब आप ये बताओ कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी में जो mg cos थीटा है, इसको एक नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो उसको बैलेंस कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हावी होता तो ये इस इंक्लाइंड सरफेस में अंदर की तरफ आ जाता, वो नहीं आ पाएगा, इसको बैलेंस हो रहा है नॉर्मल कंपोनेंट। अनबैलेंस फोर्स कौन है, वो है mg sin थीटा। ठीक है, तो ये जो mg sin थीटा है ना, यही वो फोर्स है जो उसमें ड्रैग या शियर क्रिएट कर रहा है, जो उसको नीचे की तरफ क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, खींच रहा है। तो FD जो होगा वो सिंपल किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के। तो जब भी आपको इंक्लाइंड सरफेस का केस दिया जाएगा तो इंक्लाइंड सरफेस के केस में FD कितना होगा, mg sin थीटा। और ड्रैग फोर्स मैंने अभी निकालना सिखाया है, ड्रैग फोर्स निकालना सिखाया मैंने कि शियर स्ट्रेस इनटू एरिया ले लेना, और वही एरिया लेना जो कांटेक्ट हो रहा है लुब्रिकेंट के साथ। तो क्वेश्चन में जरूर बताया जाएगा कि ये जो बॉक्स है वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या है। क्लियर है। तो अब देखो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया करके भी आप लिख सकते हो mg sin थीटा। ठीक है, या फिर इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, शियर स्ट्रेस को लिखोगे म्यू du बाई dy इनटू एरिया इज इक्वल टू mg sin थीटा। एक्चुअली क्या है कि हम एक इक्वेशन बैलेंस करके लिख दे रहे हैं, इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दिया जाता है अक्सर क्या किया जाता है, आपको इनमें से कोई एक चीज मिसिंग होती है, आपको सारी चीजें दे देगा और कहेगा कि ये बताइए, मान लो सपोज दैट आपसे ये कह देगा कि ये बताइए, अगर सारी चीजें दे दे, थीटा वीटा सब पता हो आपको, वो कहेगा फाइंड द मिनिमम मास ऑफ द बॉक्स। ठीक है, m निकाल लेंगे। फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स, अगर वो ड्रैग फोर्स इतना क्रिएट कर रहा है तो। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में क्या कर दे, सब कुछ दे दे, रिलेटिव वेलोसिटी गायब कर दे, तो रिलेटिव वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड वाला हो गया केस, क्योंकि ये तो फिक्स होगा, ये मूविंग होगा। ठीक है, हो सकता है सब दे दे, विस्कोसिटी ना दिया जाए, तो कहा जाए आपको कि बताइए लुब्रिकेंट जो इसके अंदर फील्ड किया गया था उसकी विस्कोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसको हमने इसलिए बनाया ताकि आप ये आसानी से बता सकें। तो देखो पहला केस क्या था, पहला केस जो था आपका वो पैरेलल प्लेट के लिए हमने बताया। सेकंड केस जो पैरेलल प्लेट में भी 3 केस बताया। सेकंड जो है इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने कहा कि मान लीजिए सपोज दैट आप पैरेलल प्लेट ना लेकर के क्या ले रहे हो, एक इंक्लाइंड प्लेन सरफेस ले रहे हो और इसके ऊपर आप फ्लो करा रहे हो, तो ड्रैग फोर्स क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। अब अगला केस होगा सपोज दैट कि हो सकता है कि आपको ना तो पैरेलल प्लेट दिया जाए ना ही आपको इंक्लाइंड दिया जाए, आपको वर्टिकल सरफेस दे दिया जाए। तो देखो अगर आपके पास एक वर्टिकल सरफेस है मान लो, और ये फिक्स्ड है, और इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक बॉक्स है और इसको आप मूव करा रहे हो, तो देखो पहली चीज तो इसकी mg वेट जो है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इन दोनों के बीच में जो आपने भरा है वो है लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जो भरा है आपको वो म्यू विस्कोसिटी की लुब्रिकेंट है, जिसकी थिकनेस कितनी है, तो T थिकनेस के लिए है। तो इस केस में देखो ये जितने ताकत से नीचे की तरफ जाएगा यही वो ताकत है जिस ताकत से ये लुब्रिकेंट को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और यही उसका क्या कहलाएगा, ड्रैग फोर्स। तो वर्टिकल सरफेस के केस में ड्रैग फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, और इसको तुम लिख सकते हो म्यू du बाई dy इंटू एरिया, म्यू du इंटू dy इंटू एरिया इज इक्वल टू mg, और ये
इसी mg के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, v मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो म्यू लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी v हो जाएगा, दोनों के बीच का गैप थिकनेस t हो गया, एरिया जो भी होगा आप निकालेंगे इज इक्वल टू mg के बराबर मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर कभी वर्टिकल वॉल का केस दे तो इनमें से कोई भी एक टर्म मिसिंग कर देगा और आपको कहेगा कि बताइए कितना होगा। अक्सर गेट में ऐसा क्वेश्चन आया अभी रिसेंटली 2019-20 में, अभी गेट का एक क्वेश्चन आया ऐसा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको बैलेंस करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पैरेलल प्लेट्स का केस होगा तो दो ही चीजें आपको निकालने के लिए, तीन चीजें निकालने के लिए दे सकती हैं। एक कहा जाएगा शियर स्ट्रेस निकालो, दूसरा कहा जाएगा ड्रैग फोर्स या शियर फोर्स या विस्कस फोर्स निकालो, तीसरा कहा जाएगा लॉस इन पावर बिकॉज ऑफ लुब्रिकेशन बताइए, ठीक है। तो वो भी हम लोग निकालना सीख गए। लॉस इन पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रैग फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये जो केसेस हमने कराए हैं बेसिकली, ये केसेस कराए हैं हमने पैरेलल प्लेट्स के लिए, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे बेसिकली, अब मान लो क्वेश्चन में आपको पैरेलल प्लेट ना दिया जाए, आपको क्या दिया जाए, शाफ्ट का केस दे दिया जाए, है ना। मान लो कि एक शाफ्ट दिया जाए आपको, मैंने आपको कोई भी शाफ्ट ले लेते हैं, सपोज दैट मैंने लिखा, देखिए मैंने एक वर्टिकल शाफ्ट ले लिया सपोज दैट, ठीक है, क्लियर है। तो शाफ्ट जब भी होगा तो शाफ्ट हमेशा किसी ना किसी सपोर्ट के साथ होगा, ठीक है। तो शाफ्ट जो है सपोर्ट के साथ है, देखिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल बियरिंग। जर्नल कहा जाता है शाफ्ट को, बियरिंग कहा जाता है उसके सपोर्ट को, ठीक है। देखिए तो हम यहां पर आपको बता रहे हैं बेसिकली, देखिए ये मेरा एक शाफ्ट है और ये मेरे शाफ्ट का क्या है, सेंटर लाइन है, ठीक है। शाफ्ट को सपोर्ट दिया है हमने, यानी शाफ्ट का ये क्या है, बियरिंग है। बियरिंग हमेशा फिक्स होता है, शाफ्ट हमेशा क्या होगा, रोटेटिंग होगा ज्यादातर केसेस में। कई केस ऐसे भी लेकिन हो सकते हैं जिसमें हम शाफ्ट फिक्स कर दें, उसके ऊपर स्लीव लगाएं और स्लीव को मूव कर लें, ठीक है। तो आपको इस शाफ्ट का अगर देखा जाए तो रेडियस अगर हम देखें तो देखो, अगर शाफ्ट का रेडियस लिखते हैं हम तो हम लिख सकते हैं R1, और अगर बियरिंग तक का लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख देते हैं R2, ठीक है। और अगर डाया के टर्म्स में लिखें हम तो देखो शाफ्ट का डाया हमने लिख दिया कितना, D1, और अगर बियरिंग का डाया देखा जाए तो उसको हम लिख देते हैं D2, ठीक है। और देखिए चूंकि शाफ्ट है तो शाफ्ट क्या होगा कि अपने सेंटर एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करता होगा, ठीक है। तो शाफ्ट जो है वो रोटेट करेगा कितने से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, ठीक है, रोटेट कर रहा है। और हमने क्या किया है, इसके बीच में हमने लुब्रिकेंट फील्ड कर दिया है ताकि वियर एंड टियर ना हो, ठीक है। तो लुब्रिकेंट जो फील्ड किया है हमने वो यहां फील्ड किया है, क्लियर है। और इस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी जो है वो म्यू है, और बियरिंग की जो लेंथ है वो L है, ठीक है। यानी केवल L लेंथ तक ही, शाफ्ट तो बहुत लंबा है लेकिन उसमें जो लेंथ ऑफ द बियरिंग है वो केवल L है, और जहां तक बियरिंग होगा वहीं तक आप केवल क्या भरोगे, लुब्रिकेंट फील्ड करोगे, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लो आपको पैरेलल प्लेट का केस ना दिया जाए, किसका केस दिया जाए, शाफ्ट का केस दिया जाए, तो सबसे पहली चीज बियरिंग फिक्स है, शाफ्ट मूविंग है, और शाफ्ट के केस में हमेशा या तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी जाएगी, या फिर अगर वो ना देगा तो आपको लिखेगा कि जो शाफ्ट है ना वो n RPM से रोटेट कर रहा है, ठीक है। n रोटेशन पर मिनट है उसका, तो n के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज, जब तक आप शियर स्ट्रेस निकालना नहीं सीखोगे शाफ्ट के केस के लिए,
तब तक आप शियर फोर्स या ड्रैग फोर्स नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है म्यू du बाई dy, ये तो सबको पता है। म्यू इज ऑलवेज गिवन। अब वो म्यू सीजीएस में देगा, एसआई में कन्वर्ट करना आता है, वो सब हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात इस पर करेंगे कि यहाँ du जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, du जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, और ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, जबकि यहां पर आपको वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी दी गई है। दूसरी चीज, ये जो गैप है ना, ये मीटर में होना चाहिए, तो गैप भी डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, तो आपको दोनों चीज निकालना आना चाहिए। तो पहले सुन लो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू अगर r ओमेगा है, क्योंकि बाहर वाला तो फिक्स है, तो जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी शाफ्ट की निकालोगे वही आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसी फंडामेंटल से जो du निकालोगे, तो du की वेलोसिटी जो होगी वो r ओमेगा, r किसका लेना है, उस पार्ट का लेना है जो रोटेटिंग होगा, तो r लेना है शाफ्ट का। तो शाफ्ट का रेडियस कितना है, r1, ओमेगा गिवन है तो ओमेगा लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर मान लो ओमेगा गिवन ना हो तो v du जो है इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में n दिया होगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई n बाई 60। समझ में आया, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n बाई 60। अगर ओमेगा गिवन ना हो तो n गिवन होगा, तो पहले ओमेगा फाइंड करना, वहां रख देना। तो अगर तुम यहां रखते हो तो du बराबर तुम लिख सकते हो 2 पाई n बाई 60 इंटू r1। अब आप ध्यान से देखो, 2 इंटू r1, 2 इंटू r1 इज d1, होगा कि नहीं होगा, यानी डाया ऑफ द शाफ्ट। तो कहीं ना कहीं अगर n गिवन है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है तुम उसको लिख सकते हो पाई d1 इंटू n, ठीक है, बाई 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर n गिवन है तो आप du की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, ओमेगा गिवन है तो आप यहां से निकाल लोगे। अब सवाल रहा कि सर दोनों के बीच का क्लियरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान से समझो, क्लियरेंस के लिए दोनों के बीच का गैप लेना है। तो अगर तुम डाया के हिसाब से गैप निकाल रहे हो तो देखो dy जो होगा वो क्या होगा, आउटर डाया माइनस इनर डाया, आउटर डाया माइनस इनर डाया बाई 2। और अगर तुम रेडियस के टर्म्स में निकाल रहे हो तो आउटर डाया माइनस इनर डाया ओनली। क्यों ऐसा करेंगे, ध्यान से सुनिए, अक्सर गलती होती है यहीं पे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि देखो ये है मेरा शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर लुब्रिकेंट है, तो भाई लुब्रिकेंट का लेयर भी सर्कुलर है, तो एक लेयर सर्कुलर लुब्रिकेंट का हुआ, उसके ऊपर ही सर्कुलर लेयर चढ़ा दो। शाफ्ट भी सर्कुलर, लुब्रिकेंट भी सर्कुलर, और उसके ऊपर फिर दूसरा लेयर ऑफ द लुब्रिकेंट सर्कुलर। तो पहला लुब्रिकेंट का लेयर और दूसरे लुब्रिकेंट के लेयर में गैप लेना तो एक ही साइड लेंगे ना, दोनों साइड क्यों लेंगे, एक लेयर है उसी के ऊपर दूसरा लेयर चढ़ाया, तो गैप कहीं से भी ले लो, एक ही तरफ से लेना है, दोनों तरफ से नहीं। तो अगर डाया से लोगे तो d2 माइनस d1 बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां भी गैप ले लिया, यहां भी गैप ले लिया, तो बाई 2 करना है। लेकिन केवल रेडियस में ले रहे हैं तो 2 करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखो, अगर आपने du निकालना सीख लिया, dy निकालना सीख लिया, तो आपको शियर फोर्स या ड्रैग फोर्स बराबर क्या होगा, शियर स्ट्रेस इंटू कॉन्टैक्टेड एरिया। अब सवाल ये उठता है कि ये एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया उतना ही लेना है जितने देर तक दूर तक आपका लुब्रिकेशन है। तो देखिए एरिया, सरफेस एरिया लेना होगा, कवर्ड सरफेस एरिया अवधि किसका, शाफ्ट का, और कितने लेंथ तक, तो एल लेंथ तक। तो आपका शाफ्ट का कवर्ड सरफेस हो जाएगा पाई इंटू r1 स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितने दूरी तक, एल लेंथ तक। तो आपको एरिया भी निकल गया। जब ये निकाल लिया आपने तो आपने ड्रैग फोर्स या फिर शियर फोर्स निकालना सीख लिया यहीं से। अब देखो अगर मान लीजिए शाफ्ट का केस है तो शाफ्ट के केस में लॉस इन टॉर्क भी होगा, लॉस इन टॉर्क बिकॉज ऑफ लुब्रिकेशन। तो जो लॉस इन टॉर्क आएगा वो क्या होगा, ड्रैग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, रोटेटिंग पार्ट का। तो ड्रैग फोर्स इंटू r1 अगर कर देंगे तो ये मेरा लॉस इन टॉर्क चला आएगा।
क्लियर है, समझ में आ गया। और अगर मान लीजिए शाफ्ट का केस है और इसमें आपको लॉस इन पावर कहा जा रहा है निकालो, तो लॉस इन पावर बराबर क्या होगा, लॉस इन पावर बराबर हो जाएगा बेसिकली पावर इज इक्वल टू टी टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज की लॉस इन टॉर्क निकाल चुके हैं आप, उसको आप ओमेगा से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको लॉस इन पावर फाइंड आउट हो जाएगा। किसके केस में, शाफ्ट के केस में। क्लियर है। तो जब भी कभी शाफ्ट का केस दिया जाए तो शाफ्ट के केस में आपको लॉस इन पावर, लॉस इन टॉर्क, ड्रैग फोर्स, शियर विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस पूछा जाए, हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब ये शाफ्ट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं। क्लियर है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको शाफ्ट का केस जब भी होगा ऐसे होगा। लेकिन देखो इतनी देर से मैंने आपको ये सिखाया कि देखो लॉस इन पावर निकालना आना चाहिए, लॉस इन टॉर्क निकालना आना चाहिए। क्यों निकालना आना चाहिए, क्योंकि सुनिए, जब भी कभी आपको लॉस इन निकालने के लिए दिया जा रहा है उसके पीछे रीजन ये है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहे हैं इंडस्ट्री में इसका क्या है। देखिए अगर आपने लॉस इन पावर निकाल लिया, लॉस इन पावर का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है कि नहीं है। ये वो एनर्जी है जो पर यूनिट टाइम के लिए यानी हर सेकंड लॉस हो रहा है। वर्क डन अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर, या एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो मतलब ये वो एनर्जी है जो हर सेकंड वहां से क्या होगा, लुब्रिकेशन के कारण लॉस होगा। तो ये एनर्जी लॉस होगा, किसके फॉर्म में लॉस होगा, देखिए दो प्लेट अगर एक दूसरे के ऊपर मोशन कर रहा है तो जो मेरा एनर्जी है क्या वो पूरी एनर्जी इसमें यूटिलाइज हो रही है, नहीं, फ्रिक्शन के कारण मेरी कोई एनर्जी लॉस भी हो रही है। और वो लॉस इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, हमको क्या पता चल रहा है, रगड़ के देखिए हाथ को, पता चलेगा कि वो लॉस इन एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। तो हीट के फॉर्म में यही एनर्जी बार बार क्या होगी, निकलेगी। तो जब ये एनर्जी निकलेगी तो वो कहीं ना कहीं लुब्रिकेंट को क्या कर देगा, गर्म कर देगा, हीटअप कर देगा। और जब लुब्रिकेंट हीटअप होगा तो लुब्रिकेंट का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लुब्रिकेंट का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक टाइम के बाद लुब्रिकेंट का टेम्परेचर कहां पहुंच जाए, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर पर। फ्लैश पॉइंट किसको कहते हैं, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर लुब्रिकेंट में स्पार्क आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो अगर वहां पहुंच गया तो हो सकता है लुब्रिकेंट में क्या हो जाए, फायर हो जाए, लुब्रिकेशन आपका फेल हो जाए। ठीक है, तो ये ना हो इसी के लिए ये सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लुब्रिकेंट को उसमें फिल्ड करेंगे तो लुब्रिकेंट मेरे पास मैंने खरीदा है तो मुझे पता है कि उस लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट क्या है। तो हर जगह पर किसी भी लुब्रिकेंट को नहीं फिल किया जाता है। लुब्रिकेंट का कैटेगरी होता है जिसपे लिखा होता है ए टाइप लुब्रिकेंट है कि बी टाइप है कि सी टाइप है, डी टाइप है, अकॉर्डिंग टू दी फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर एंड फायर पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो कौन सा लुब्रिकेंट कहां फिल्ड करना है इसके लिए हम लॉस इन पावर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर जैसे ही हमने फाइंड आउट कर लिया, लॉस इन पावर को जैसे ही फाइंड आउट कर लिया हमने, यहां देखो बताते हैं, पावर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं हीट लॉस बाय टाइम। ठीक है, कितने टाइम तक हमने शाफ्ट को रोटेट कराया है, शाफ्ट का मोशन कराया है, उस टाइम को अगर हम इधर ये कर दे तो हीट लॉस बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम से हम मल्टीप्लाई करके हीट लॉस निकाल देंगे। और हीट लॉस जो होता है वो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है एम सी डी टी, mass of the lubricant, specific heat of the lubricant, how much amount of energy is required to increase the temperature of unit mass through 1 degree Celsius is called specific heat। ठीक है, और dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इस डेल्टा क्यू को फाइंड करके कितना लुब्रिकेंट डाला उसका मास मुझे पता है, लुब्रिकेंट का स्पेसिफिक हीट पता है, कितने टेम्परेचर पे फिल किया था वो पता है, कितने टेम्परेचर पहुंचेगा निकल गया। यानी कि आप कहीं ना कहीं dt निकालोगे तो t फाइनल माइनस t इनिशियल होगा, और t इनिशियल तो आपको पता ही होगा, आप यहां से फाइंड आउट करोगे t फाइनल, और आप कोशिश करोगे कि t फाइनल उस लुब्रिकेंट का किसके करीब नहीं पहुंचना चाहिए, फ्लैश पॉइंट के करीब
नहीं होना चाहिए। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखो, आपको तो पता ही है कि शाफ्ट कितने ताकत से, शाफ्ट मोटर से कनेक्टेड है, रोटेटिंग पार्ट है ना, तो मोटर का मेरा एक फिक्स्ड आरपीएम है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, हर मोटर का एक कैपेसिटी होता है। तो कहां पर कौन सा लुब्रिकेंट फिल करना है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में लुब्रिकेशन का, ठीक है। वरना आप सोचो, क्या हमने ये जोड़ घटाव करने के लिए सीखा है विस्कोसिटी को? विस्कोसिटी इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड कि कौन सा विस्कोसिटी, कौन सा लुब्रिकेंट किस जगह पर आपको फिल करना है। घर नहीं है कि कोई भी ऑयल लिया और उसको कहीं पर भी फिल कर दिया और उसको एज ए लुब्रिकेंट हम यूज करने लग गए, नहीं। वहां पर रोटेटिंग पार्ट अलग अलग होंगे, वो अलग अलग मोटर से कनेक्टेड होंगे, तो उनके पास जो हीट डिसिपेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट हीट डिसिपेशन हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें जो लुब्रिकेंट हम फिल कर रहे हैं उसको कितने देर बाद चेंज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सा लुब्रिकेंट फिल करना है। पता चला कि आपने वहां पर इंडस्ट्री में गए और आपने देखा सर शाफ्ट में आग लग गया था। भाई शाफ्ट में आग नहीं लगता है, वो फायर किस में लगा होगा, वो फायर लगा होगा लुब्रिकेंट में। समझ में आया? तो इसलिए आपको ये जो बताया मैंने, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब फर्दर जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो इस पर देखिए कितने क्वेश्चंस आए हैं गेट पे, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।